गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 1 के यूनिट 3 में वैयक्तिक भिन्नता पढ़ रहे थे। वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस और वैयक्तिक भिन्नता के कारणों की हम लोगों ने चर्चा पिछली कई क्लासों में की है, कई कक्षाओं में की। इसमें कुछ नया नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति की भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में हम लोगों ने चर्चा की थी। पहला और मूलभूत कारण था आनुवंशिकता। पहला और मूलभूत कारण था आनुवंशिकता और दूसरा कारण था वातावरण और तीसरा था आयु तथा बुद्धि। चौथा स्वास्थ्य, पांचवा जाति प्रजाति एवं राष्ट्र और परिपक्वता मैच्योरिटी, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। साथ ही साथ हमने कहा था कि वैयक्तिक भिन्नता के कारणों में लिंग भेद भी एक है। लिंग भेद है शिक्षा एवं आर्थिक दशा से भी निर्भर करता है। इसके अलावा मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। तो इसकी चर्चा में था पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि। आयु तथा बुद्धि एज एंड इंटेलिजेंस में आयु के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। कुछ में बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर किया जाता है। एक ही बुद्धि के आधार पर आदमी कहता है वो तेज़ है, वो तीव्र बुद्धि का, कोई एक्सीलेंट है, कोई गुड है, कोई एवरेज है, कोई डल है, वेरी पुअर है। इसी तरह स्वास्थ्य के आधार पर स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं। जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो जल्दी सीखते हैं। स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है, वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को देर समय तक याद रखते हैं। जबकि दुर्बल व्यक्ति जल्दी नहीं सीख पाता है, जल्दी समझ नहीं पाता है और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग भी वो अधिक समय तक नहीं कर सकता। इसी तरह से क्योंकि जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसमें चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, ये सब अवगुण उसमें आ जाता है और वो जल्द से जल्द समायोजन नहीं कर पाता। इसके पश्चात जाति प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशनलिटी। वैयक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के लोग युद्ध पसंद होते हैं और उन बहादुर भी होते हैं, जबकि वैसे साहसी भी होते हैं। क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय होते हैं, साहसी होते हैं और युद्ध प्रिय होते हैं और शारीरिक दृष्टि से मजबूत भी होते हैं। जबकि वैश्य जाति के लोग व्यापार के क्षेत्र में निपुण होते हैं। इसी तरह निग्रो जाति के बालकों से अमेरिकन जाति के बालक अधिक तेज, अधिक तीव्र, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। परिपक्वता समाज के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक
तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि होती है। जैसे जन्म के समय ही बालक दौड़ने नहीं लगता। कुछ दिन के बाद समय बीतने के साथ साथ वह पहले उठता है, फिर गिरता है, कुछ दूर चलने के बाद बैठ जाता है और फिर एक समय के बाद, जब 2-3 वर्षों के बाद, वह बालक दौड़ने लगता है। लिंग भेद के आधार पर भी किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कों का मानव विकास तीव्रता परिवर्तन से होता है और लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। इसके पश्चात शिक्षा एवं आर्थिक दशा भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता प्रदान करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट बनाती है, गंभीर बनाती है, विचारशील बनाती है और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार से भिन्न होता है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की में शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विषय को भी प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण है। इसके पश्चात मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोविज्ञान, मनोभाव कह सकते हैं, मनोविज्ञान में मनोभाव बहुत ही सक्रिय और शीघ्रता करने वाली होती है, जबकि अन्य व्यक्ति में निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति सक्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। इसके पश्चात व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के जितने गुण होते हैं उनका समरी भी संक्षेप होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बनाए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक होते हैं, कुछ विनम्र होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ एकांत प्रिय होते हैं, कुछ में द्वंद्वात्मक होती है, एक दूसरे को से नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से ऊपर दिखने के लिए। कुछ बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं, नम्रता उनमें होती है, कितना भी बोल लीजिए बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उलटकर जवाब नहीं देते। हाँ, लेकिन जब वो गुस्साते हैं तो उनके गुस्साने की भी सीमा नहीं रहती। तो कुछ सामाजिक, उन्हें शांत होने में काफ़ी समय लगता है। कुछ व्यक्तियों में सामाजिकता होती है, अपना काम नहीं करके समाज के ही काम में व्यस्त रहते हैं। हाँ, अपने यहाँ भले अंधेरा हो, दूसरे यहाँ चिराग जलाना आवश्यक है। तो कुछ गुणों में सामाजिकता होती है कुछ व्यक्तियों में। कुछ एकदम से एकांत प्रिय होते हैं, अपने में ही लीन रहना चाहते हैं, एकांत प्रिय, उनको दूसरे से मतलब नहीं और अपने में ही अच्छा लगता है ना।
ये कोर्स 3 में पढ़ते हैं ना, आत्मलीन, है ना, आत्मलीन, अपने आप में ही लीन रहते हैं। कुछ उसमें ईमानदार स्वभाव के होते हैं, ईमानदार और कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक होते हैं, कुछ सहानुभूति करने वाले होते हैं, कुछ बेईमान किस्म के होते हैं और कुछ को केवल आलोचना ही दिखती है, कुछ सहानुभूति करने वाले होते हैं और कुछ स्थूल कार्य मतलब स्थूल कार्य, वो लेजी रहते हैं, आलसी होते हैं और कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों की चर्चा की, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या क्या कारण हैं उसकी चर्चा की। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण था। अब हम लोग चर्चा करेंगे एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्षेत्र हैं। पहला, प्राचीन काल में जो व्यक्तिगत भिन्नता थी उसका आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण था और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। तो प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक टायलर के अनुसार मापीय व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। मनोवैज्ञानिक टायलर कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते ही हैं। यह इन चारों क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहला क्षेत्र है शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल एरिया। इसमें दो क्षेत्र आते हैं। पहला शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। इसमें हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई दो व्यक्ति एक तो नहीं होते, कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है, किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम। किसी में शारीरिक भिन्नता हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का, किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम, किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम।
किसी की ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होती हैं। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिनका मापन किया जा सकता है वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सभी तत्व जिसका मापन किया जा सकता है वो सभी वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। एक ही आयु वर्ग के दो व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को बहुत ही शीघ्रता से करता है, जल्दी करता है, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को, जैसे महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले काम, सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती हैं, और पुरुष हाथ से किए जाने वाले काम जैसे फावड़ा चलाना, कुदाल चलाना, पत्थर खोदना, गड्ढे खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता ही वैयक्तिक भिन्नता क्षेत्र में आती है। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता ही वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। फिर है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र वैयक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में निम्नलिखित 4 क्षेत्र आते हैं। पहला, बुद्धि भिन्नता मतलब इंटेलिजेंस डिफरेंस। हम देखते हैं कि बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। व्यक्तियों की बुद्धि मापन के परीक्षण तैयार किए और उसके द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि माने IQ जिसे आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ज्ञात की और बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्हें जड़ बुद्धि डल भी कहा जाता है ना, से लेकर इडियट भी कह सकते हैं, से लेकर प्रतिभाशाली मतलब जीनियस बुद्धि तक कई श्रेणियों में निर्धारित किया। वर्तमान में बुद्धि वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार मानी जाती है। दूसरा, उपलब्धि भिन्नता अचीवमेंट डिफरेंसेस। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि भी उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है। परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उनके विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियां आदि पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि कुछ कारणों की बुद्धि लब्धि अधिक होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है, और कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी
उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है अभिक्षमता भिन्नता। अभिक्षमता भिन्नता एप्टीट्यूड डिफरेंसेस किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किसी भी यांत्रिक अभिक्षमता होती है। किन्हीं में शारीरिक क्षमता अधिक होती है, किन्हीं में शारीरिक अभिक्षमता कम होती है और किसी में कलात्मक क्षमता होती है तो किसी में विज्ञान के क्षेत्र में होती है। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही किया जाता है। इसके पश्चात आता है विशिष्ट योग्यता भिन्नता स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अभिक्षमता किसी कार्य के स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को भी प्रभावित करती है एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इस विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में होता है तो कोई साहित्य के क्षेत्र में रहता है, कोई कला के क्षेत्र में रहता है। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। इसके पश्चात संवेगात्मक क्षेत्र पहला हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक क्षेत्र, दूसरा हुआ मानसिक क्षेत्र और तीसरा है संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगात्मक क्षेत्र मतलब इमोशनल एरिया। पहला शारीरिक क्षेत्र फिजिकल एरिया, दूसरा मानसिक क्षेत्र मेंटल एरिया और तीसरा है संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगात्मक क्षेत्र से तात्पर्य है इमोशनल एरिया। संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों पर होता है, पर मनोविज्ञान में इन्हें अलग से देखा समझा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। पहला संवेगात्मक भिन्नता मतलब इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर हो जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात पर क्रोध करने लगते हैं और कुछ। पहला संवेगात्मक भिन्नता इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग
और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ बच्चे कुछ होते जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते, कुछ बच्चे डरते हैं, भयभीत रहने लगते हैं। कुछ बच्चे बात बात पर भयभीत रहते हैं, कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते हैं, और कुछ हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं आदि। इन संवेगों से इनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इन संवेगों से इनके व्यक्तित्व व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं, और इन विधियों से प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। दूसरा है रुचियों में भिन्नता, इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। रुचियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। जन्मजात रुचियाँ जैसे भोजन के प्रति रुचि एवं खेल के प्रति रुचि, ये सब में समान होती हैं। लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि एवं विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सबसे भिन्न होते हैं। कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं तो कोई भाषा के अध्ययन में। इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात होती हैं और दूसरी अर्जित। जन्मजात रुचियाँ जैसे भोजन के प्रति रुचि, खेल के प्रति रुचि, ये सब में समान होती हैं। लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि या विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सब में भिन्न भिन्न होते हैं। कोई विशेष प्रकार के भोजन में रुचि करते हैं, किसी को खेल में, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है। विशेष प्रकार के भोजन में कोई वेज अधिक पसंद करते हैं तो कोई नॉन वेज अधिक पसंद करते हैं। तो कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो कोई भाषा के अध्ययन में, और कोई किसी अन्य विषय के अध्ययन अथवा कौशल के प्रशिक्षण में। वर्तमान में विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में रुचियाँ वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार होती हैं। तीसरा, अभिवृत्तियों में वृद्धि, एटीट्यूड डिफरेंसेस। किसी उद्दीपक अर्थात वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर अर्जित होती है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है और उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। अभिवृत्तियों में भिन्नता, एटीट्यूड डिफरेंसेस। किसी उद्दीपक, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है और उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है। कुछ अपने में ही सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ व्यक्ति अपने के साथ साथ समाज की भी सेवा करते हैं, और कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है, राष्ट्र के प्रति सेवा भावना होती है। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है, और ये भी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होती है। हम लोगों ने जो व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया, पहला था शारीरिक क्षेत्र, दूसरा मानसिक क्षेत्र, तीसरा संवेगात्मक क्षेत्र और चौथा है सामाजिक क्षेत्र।
सामाजिक क्षेत्र, सोशल एरिया। सामाजिक क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उसकी चर्चा का पहला क्षेत्र आता है सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। व्यक्तियों को सामाजिकता की भावना और उसके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उसके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। दूसरा, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं और प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति में इनमें से किन को और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनका व्यवहार निर्देशित होता है। आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज में कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, अमूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति में इनमें से किन को और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनका व्यवहार निर्धारित होता है। अगला है जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं और इन्हें जातीय गुण कहा जाता है और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं। ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नता होती है। भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है। वर्तमान में इन सब को भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार माना जाता है। और अंत में है आत्म अवधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस। व्यक्ति को अपने विषय की धारणा, ठोस विचार होती है, उसमें आत्म धारणा या संपत्ति प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बहुत ही योग्य हैं, बड़े योग्य हैं। समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है और कुछ इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। तो आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व होता है। चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद भी अपने को योग्य मानता है अथवा योग्य होने के बाद भी अपने को अयोग्य मानता है। आप लोगों ने सुना है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण कि मैं प्रधानमंत्री ना होकर प्रधान सेवक हूँ।
तो अपने को योग्य होते हुए भी अपने को अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद भी अयोग्य होने के बाद भी अपने को योग्य मानता है इत्यादि। तो ये आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही प्रभावित करती है। कोई डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं, अतः वर्तमान में इसे भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो पहला आत्मधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस व्यक्ति को अपने विषय में जो धारणा होती है, जो विचार होते हैं, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति अपने बारे में सोचते हैं कि वो बहुत योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ ठीक इसके विपरीत सोचते हैं। आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व होता है। आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व होता है। चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद भी अपने को योग्य मानता है, अथवा योग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है, या अयोग्य होने के बाद भी योग्य मानता है। आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है, अतः वर्तमान में इसे भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया गया। तो हम लोगों ने जो क्षेत्र पढ़ा, पहला क्षेत्र था शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल एरिया। दूसरा क्षेत्र था मानसिक क्षेत्र, मेंटल एरिया। तीसरा क्षेत्र था संवेगात्मक क्षेत्र, इमोशनल एरिया। और चौथा था सामाजिक क्षेत्र, सोशल एरिया। इन सब की चर्चा हम लोगों ने की। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित थी, टीचर को सेंट्रलाइज करके बनाई जाती थी। बाद में मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा बनाई जाने लगी, बालक को सेंटर में रखकर शिक्षा दी जाने लगी। इतना ही नहीं, व्यक्तिक भिन्नता के आधार ने शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बना दिया। तो आज अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया है, वो टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी, टीचर को केंद्र में रखकर कि टीचर ही पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना और क्या पढ़ाना उचित रहेगा। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित स्वरूप प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से ज्ञान केंद्रित करने का, पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास शुरू हो गया। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता भी सिद्ध हो रही है। व्यक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थों को और स्पष्ट करते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कक्षा का सीमित आकार, क्लास का साइज क्या होना चाहिए। एक टीचर के लिए संभव नहीं है कि सभी बच्चों से बारी बारी से पूछें, किसी प्रश्न का, समस्या का समाधान करें, तब तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। एक आइडियल साइज क्लासरूम का होना चाहिए, आइडियल साइज ऑफ द क्लास। यदि कक्षा का सीमित आकार, यदि व्यक्तिक भिन्नता
यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 समरूप समूहों में बांटा जाता है। यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 ग्रुप में, एवरेज है, मीडियम है और बहुत तेज है, तीव्र बुद्धि में दिया जाए तो भी उन्हें एक ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाता है। तेज है तो भी उसी कक्षा में पढ़ेगा, मध्यम है तो भी उसी कक्षा में पढ़ेगा और कमज़ोर रहेगा तो भी उसी कक्षा में पढ़ता है। तो यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च तीन समरूप समूहों होमोजेनियस ग्रुप में बांटा दिया जाए तो और भी यदि उन्हें एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया सिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिक रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर जो छोटे बच्चे हैं, उस स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25 से अधिक नहीं होना चाहिए, एक कक्षा वर्ग में 25 होने चाहिए। बाल स्तर पर, जो बालकों के स्तर पर है, मिडिल 30 होना चाहिए और किशोर स्तर पर 40 और उसके ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। शिशु स्तर पर 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उससे ऊंचे के स्तर पर 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 से अधिक होने की स्थिति में शिक्षक बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। एक क्लास में मान लीजिए 80 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो रहेंगे, टीचर पढ़ा भी लेंगे, लेकिन सभी बच्चे सीख पाएंगे ऐसा संभव नहीं हो पाता है। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में। इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, यदि वर्तमान में किसी भी स्तर को शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि में निर्धारित किए जाते हैं और उस आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण, इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण में, इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम सिलेबस, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे जानना है, किस समय क्या पढ़ाना है। कभी भी नहीं देखे होंगे फर्स्ट पीरियड में गेम हो गया, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी जी, आज सेकंड पीरियड से पढ़ाई होगी, नहीं। बालकों को रुचियाँ क्या हैं, क्या रुचि है उन लोगों की, क्या अभिवृत्ति है, क्या योग्यता है और आकांक्षा में अंतर होता है। प्रत्येक बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं और आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं, तो कुछ संगीत एवं साहित्य में रुचि रखते हैं। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं, तो कुछ कला, संगीत एवं साहित्य में अधिक रुचि रखते हैं, तो कुछ संगीत और साहित्य में अधिक रुचि रखते हैं। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है।
इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। अगला है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। इसी प्रकार एक जैसी शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमता वाले बालकों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हो सकता है या विकास किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसी शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास किया जा सकता है। इसके पश्चात है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। कौन सी मेथड यूज किया जाए, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, डायग्राम दिखाकर, सिनेमा दिखाकर, श्रवण विधि से, कौन सी विधि से, कलात्मक विधि, तो उस विधि से, प्रदर्शन विधि, कौन सी विधि से पढ़ाया जाए ये शिक्षक के विवेक पर निर्भर है। तो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग उनका IQ लेवल रहता है। कोई जल्द समझता है, कोई देर से समझता है। तो इस वजह से व्याख्यान विधि से पढ़ाएं, व्याख्यान की प्रदर्शन विधि से पढ़ाएं, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाएं। तो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियाँ हैं जैसे प्रदर्शन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। अगला है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण से तात्पर्य इंडिविजुअल टीचिंग विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक विभिन्नता होती है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक विभिन्नता होती है। डाल्टन योजना हो, प्रोजेक्ट पद्धति हो, मॉन्टेसरी पद्धति हो, किंडरगार्टन पद्धति हो, वेनेटिका योजना हो, कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर ही आधारित हैं। इनमें सीखने वालों को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इन पद्धतियों को शिक्षण में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए
अविक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुरूप स्वयं अपनी गति से सीखता है। तो ये है व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल डिफरेंस टीचिंग। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक विभिन्नता होती है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, विनेटिका योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती हैं। इन पद्धतियों को शिक्षण में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अविक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। गृह कार्य होमवर्क। अगला है होमवर्क से तात्पर्य जो व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट हुआ कक्षा का सीमित आकार, साइज ऑफ द क्लास। सेकेंड, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। थर्ड है पाठ्यक्रम के निर्माण में, इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। किस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाना है, इसके पश्चात से विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है, क्योंकि क्लासरूम में तो सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं, तेज हों, मध्यम हों, डल हों, ये सभी। अगला था शिक्षण विधियाँ की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि कक्षा में सभी भिन्न किस्म के विद्यार्थी रहते हैं। फिर व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल टीचिंग से तात्पर्य विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक विभिन्नता होती है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, विनेटिका योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित हैं। इन पद्धतियों को शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अविक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। और अंत में है गृह कार्य होमवर्क। ये जो है सब्जेक्ट व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें गृह कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। गृह कार्य से तात्पर्य कि व्यक्तिक भिन्नता का पहला और महत्वपूर्ण तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो शिशु स्तर पर, छोटे बच्चों स्तर पर गृह कार्य बहुत ही कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में। और व्यक्तिक भिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत ही कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में गृह कार्य दिया जाए और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाए। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाना चाहिए।
ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। गृह कार्य होमवर्क व्यक्तिगत भिन्नता का महत्वपूर्ण तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए, बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में दिया जाए और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर धकेला जाए, स्वाध्याय की ओर प्रवृत्ति लाई जाए। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाए। आज हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र और व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।